सपोज ये कोई कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ मानी, बाद में उस अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। इस कंडक्टर की वजह से, सपोज दिस कंडक्टर इज एक्स वाई कंडक्टर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट P which is at a perpendicular distance A from this wire। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। बेटा करंट कितना है इसमें, करंट आई फ्लो हो रहा है। हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, सपोज दिस इज स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देन उसे प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ dl है, इसे P से ज्वाइन कर दिया। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये आपका फाई है, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये r, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं O है, और ये लेंथ है आपकी L। तो हमने क्या किया है, मिड पॉइंट से, मतलब आपका जो O है उसे L लेंथ पे जाके DL का एलिमेंट ले लिया। देन जो प्रॉपर इसको देखें तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, X पॉइंट को, मतलब एक एंड पॉइंट को मिलाया। तो सपोज दिस एंगल इज फाई 1, दूसरे एंड पॉइंट को मिलाया तो सपोज दिस एंगल इज फाई 2। पहले हम, ये एंगल क्या है बेटा आपका फाई 2 है। तो पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट dl है, P पॉइंट की डिस्टेंस इस स्मॉल एलिमेंट से r है, और एंगल कितना है बेटा थीटा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अब आप इस डायग्राम से बताओ बेटा, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, तो बेटा ये एंगल 90 है, तो क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्लियर नहीं सभी को। तो यस सर। यहां से बेटा तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव, रख दीजिए फॉर्मूले में। तो dB इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस फाइव अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos फाई अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, इस डायग्राम से बताओ cos फाई कितना आ रहा है। डायग्राम से cos फाई, cos इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos की वैल्यू a अपॉन r आ जाएगी। यहां से r इक्वल्स टू a अपॉन cos फाई, और हम बोल सकते हैं बेटा a sec फाई। कोई डाउट तो नहीं किसी को। यहां से आपको r की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी से tan फाई इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में l है और बेस में आपका a है, तो l इक्वल्स टू आ जाएगा a tan फाई। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इसे इंटीग्रेट करना है किसके, एंगल्स के टर्म्स में। तो हमें लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी बेटा। इस l का यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, तो डिफरेंशिएटिंग, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dl इज इक्वल्स टू a sec स्क्वायर फाई डी फाई। टेन थीटा का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन फाई का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर तक बेटा किसी को। नो सर।
अब हम इसको प्रॉपर लिमिट्स इसकी सारी वहां पर रख देते हैं। देखो dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया हो तो हटा दूं या बना रहने दो, डायग्राम नोट कर लिया सभी ने? अच्छा चलो फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में। तो dv इक्वल्स टू देखो क्या आ जाएगा, वैल्यू रखिए आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को आई रहने दिया, dl को हम लिख देते हैं a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ऊपर बेटा इसके साथ साथ कॉस फाई है अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू मैंने यहां से बताई थी, आर इज इक्वल टू ए सेक फाई है, तो आर स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। यहां पर एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। यहां तक आप नोट कीजिए, किसी को भी डाउट हो तो मुझे बताओ। ये डीबी की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ये फॉर्मूला जो हमारा रिजल्ट आएगा ये सबसे ज्यादा यूज होगा इसका। कहीं पर भी किसी को डाउट हो डेरिवेशन में बेटा यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीक से आप लोग क्लास ऑफलाइन कर देंगे, मंडे से। ठीक है, कितने लोग आ पाएंगे? हैंड रेस करो थोड़ा सा। ठीक है, बहुत चलो, ठीक ठीक। देखिए बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को भी। अब इसे क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। -5 1 से 5 2 तक इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। एंगल देखना बेटा, हमने हमेशा एंगल कहाँ से लिया है, जो वायर उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा पॉइंट पी तक, उससे ही 5 1 लिया है बेटा, उससे 5 2 लिया। नीचे की तरफ 5 1 है तो -5 1 से +5 2 तक इसे इंटीग्रेट किया है। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि हमने ये एंगल मेजर कहाँ से किया, नहीं तो आप कहीं से भी मेजर कर दोगे। हो गया बेटा नोट सभी का? कोई रह तो नहीं गया? हो गया सर। तो बेटा इसे इंटीग्रेट कीजिए आप, -5 1 से +5 2।
तो देखो रिजल्ट क्या है, ये आएगा, आना चाहिए बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। सर आ गया सर। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -φ1 से +φ2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos फाई डी फाई। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए बाहर आ जाएगा, तो -φ1 से φ2 cos फाई डी फाई। cos फाई का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई, और लिमिट से बेटा -φ1 से φ2। तो एक बार बेटा φ2 रखा माइनस, एक बार हमने φ1 रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या आ गया रिजल्ट बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये रिजल्ट बेटा आपको याद रखना है, ये रिजल्ट सभी को याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बेटा इसी पर बेस्ड बनते हैं। b is equals to म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब बेटा यदि वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता, अब मेरी बात समझना, वायर क्या है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यहाँ भी आपको इन्फिनिटी पे जा रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये पॉइंट P है। तो बेटा ये देखो, यहाँ था यदि इतना लेंथ होती तो ये एंगल था हमारा, ये जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाएगी तो क्या एंगल बेटा बढ़ते जाएगा। इनफाइनाइट का हाँ मतलब सर। क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो क्या ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर। ये सभी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो ना, जैसे जैसे हमने लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो क्या देखो एंगल भी आपका बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा लेंथ है, तो ये भी आपका कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो φ1 भी 90 हो जाएगा, φ2 भी 90 हो जाएगा। यदि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो φ1 और φ2 दोनों आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो केस वन, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ वायर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ होगी बेटा, तो φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू 90, तो साइन 91 हो गया, दूसरा साइन 91 हो गया, तो b इक्वल्स टू रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, या कुछ लोग बेटा इसे ऐसे याद रखते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। जो भी आपको याद रहे, जनरल फॉर्मूला याद रहे, वो सबसे जरूरी है। और आपको इनफाइनाइट वायर का याद होना भी चाहिए रिजल्ट, नहीं भी याद रहता है तो आप जनरल फॉर्मूला याद रखिए। नोट कीजिए केस वन। ये तो बेटा कब है, जब पॉइंट पी कहाँ है बेटा, सेंटर पे कहीं लाई कर रहा है, तब तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। यदि किसी एंड पॉइंट पे लाई कर रहा हो फिर क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हटा दो। हो गया सर। कोई रह तो नहीं गया। नो सर। केस सर एक से मिनट।
हो गया सर। हो गया। बेटा केस सेकंड हम ले लेते हैं। If wire is of infinite length, but point P lies near end, मतलब नियर एंड का मतलब क्या हो गया बेटा, x और y के पास। सपोज बेटा ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो एक तरफ इनफाइनाइट है और ये पॉइंट P इसके किसी एक एंड के पास लाई करता है। तो अब आप मुझे फाई 1 और फाई 2 बताओ बेटा, सोच समझ के, गलत नहीं होना चाहिए। 90 होगा, एक 0 होगा। तो कौन 90 होगा कौन 0 होगा? हमने तो जो बेटा किया है फाई 1 और फाई 2 माना है जिसको मेन डेरिवेशन, उसके अकॉर्डिंग बताओ फाई 1 क्या होगा। फाई 1 नीचे 90 वाला एंगल था, 0। तो बेटा फाई 1 तो यहीं जाके फाई आपका 1 0 यही मिल गया, तो फाई फाई 2 1 क्या इसमें 0 और फाई 2 90 होगा। यस सर। तो बी इक्वल टू यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट केस, if length of conductor is finite, suppose length L है and point P lies on right bisector of conductor। मतलब क्या हुआ कि सपोज लेंथ बेटा एक्स वाई वायर की एल है और जो पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस ए ही है बेटा, एल और ए के टर्म्स में जो भी है मुझे रिजल्ट बताना आप लोग। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन रूट 2 है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a रूट 2। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ बेटा ये आया होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। देखो क्या ये आ गया रिजल्ट बेटा? हाँ सर। देखो किसी को डाउट हो इस रिजल्ट में? एक्चुअली क्यों है ऐसा, देखो जब बेटा ये बाइसेक्टर है तो ये वाली लेंथ भी एल बाई 2 होगी, ये वाली लेंथ भी एल बाई 2 होगी। अच्छा जब बाइसेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है फाई 1 और फाई 2 दोनों ही आपके फाई हो जाएंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। हाँ सर। तो यहाँ से आपका बिल्कुल आसान हो गया। ये कितनी हो जाएगी? ये होगी बेटा ए स्क्वायर अपॉन एल बाई 2 का होल स्क्वायर, सेम ये हो जाएगी। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन फाइव प्लस साइन फाइव, तो 2 साइन फाइव, और फाइव कैसे निकालोगे? साइन फाइव इज इक्वल टू एल बाई 2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर।
तो किसी को डाउट हो तो पूछो मुझसे। क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखो डायरेक्शन का एक तो हम लोग बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से सीख चुके हैं, तो अब हम डायरेक्शन को सभी तरीके से एक बार समराइज कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। सपोज ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो फोर्स के लिए तो बेटा हम लोगों ने क्या किया था, FBI इससे कर लिया था। अब आइडियल क्रॉस आर करना है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में बेटा क्या होता है, आइडियल क्रॉस आर होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने थम्स को पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, राइट डायरेक्शन, सॉरी फिंगर्स को, ये कर दिया बेटा फिंगर्स को। देन कर्ल किया, कर्ल किधर किया बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ, कि जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जहां थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है बेटा, जिसे राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, कि ये आपका करंट कैरिंग वायर, इसको पकड़ लो। हम इसको कैसे इस तरीके से पकड़ते हैं कि जो आपका थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। इस वायर को पकड़ लिया, इमेजिन करो कि इस वायर को आपने पकड़ लिया, किस तरीके से पकड़ा है कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमेजिन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, देखो फिंगर्स क्या ऐसे कर्ल कर रही है, देखो ऐसे। हाँ सर। तो बेटा फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही, मतलब ऐसे जा, अब मैं ऐसे यहाँ डायग्राम तो नहीं बना सकता लेकिन समझ सकते हो ना, देखो फिंगर्स ऐसे अंदर की तरफ कर्ल कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे हो जाएगी, इनवर्ड। क्लियर है, समझे कि नहीं? अब बोलो बेटा सभी लोग। देखो करंट की डायरेक्शन हमने क्या किया, अपने इमेजिन कर लिया कि कंडक्टर को पकड़ लेते हैं किस तरीके से, कि जो आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर। वायर को पकड़ लो। अब जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होती हैं, फिंगर्स कर्ल होंगी या तो आपकी क्लॉकवाइज होंगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगी। हाँ सर। तो फिंगर्स कर्ल कर रही है, सपोज फिंगर्स आपकी ऐसे कर्ल कर रही है तो अंदर की तरफ जा रही होंगी, या मतलब यदि मैं अपने सेंस में बता रहा हूँ, यदि मैं जैसे आपको दिया हुआ है इस अकॉर्डिंग यदि उसे पकड़ता हूँ, तो जो फिंगर्स है मेरी वो आपकी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होंगी। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या पी पॉइंट से अंदर की तरफ जाएंगी तब एंटी क्लॉकवाइज होंगी, हाँ सर। और यदि क्लॉकवाइज होगी तो पी पॉइंट से बाहर की तरफ आ रही होंगी। बाहर निकलेंगे। अच्छा एक और तरीका क्या है, देखो तरीके बहुत सारे हैं, कि स्क्रू जानते हो बेटा, पैच, पैच होता हम कसते हैं, हाँ सर। तो पैच को हमने कसना शुरू किया, राइट। पैच को यदि हम कसते हैं, ओके। तो पैच को जब हमने क्या किया, पैच को कसते हैं तो आपको किसी को याद है कसने के लिए हम उसको कैसे घुमाते हैं, हाँ सर। कैसे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो जब आपने उसको कसा या खोला उसके अकॉर्डिंग है। चलो जैसे कि ये क्या है, आपको करंट किधर चाहिए बेटा, करंट ऊपर की तरफ चाहिए, तो हाँ सर। पैच आपका ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब पैच को हम खोलेंगे, बताओ। पैच को खोलेंगे तभी तो पॉइंट उसका ऊपर की तरफ जाएगा, कसेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। ये राइट हैंड हाँ ये स्क्रू रूल कहलाता है। हमने पैच को कसा बेटा, मेरी बात समझना, पैच को कस रहे हैं तो बेटा जो उसका पैच का पॉइंट होगा, क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा जब इसको हमने कसना शुरू किया? हाँ सर। तो यदि हम पैच को इस तरीके से घुमाते हैं कि इसका पॉइंट है, जो जो इसका पॉइंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस तरीके से आप इसको घुमा रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो यदि हमने इसको कसेंगे तो बेटा ये अंदर की तरफ जाएगा पैच, पैच अंदर की तरफ जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो गई, और करंट किधर है, नीचे की तरफ। यदि इसको हमें ऊपर की तरफ करंट है, इसका मतलब इसको खोलना पड़ेगा, तो खोलने के लिए हम कैसे घुमाते हैं, ये तो पैच का तो फील कर पा रहे हो, घर पे आप पैच कैसे कैसे हाँ कसते सर। हैं, तो बेटा फिर वो एंटी क्लॉक हो जाएगी। अब लेकिन इतनी सारी चीजें क्यों हम घुमा के चलें, समझ रहे हो ना, कि आप ये तो हाँ बहुत सर। आसान है। देखो क्रॉस रूल आसान है, इसके साथ साथ आपका ये देखो राइट हैंड थंब रूल की अपने आप हमने इमेजिन कर लिया कि कंडक्टर को पकड़े हुए फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर ली है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। बट ये आप पैच को कस रहे हैं, पैच को खोल रहे हैं, अब किसी को उस समय दिमाग में गड़बड़ हो गया कि कसते हम एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में कसते, कुछ लोगों ने तो पैच ही ना अभी तक कसा हो। तो इसलिए है कि आप किसी एक चीज को ध्यान रखो और उसके अकॉर्डिंग उसे आप सॉल्व कीजिए, ये नहीं कि डायरेक्शन के 50 तरीके आप खोजें।
आपको किसी एक में अपने आप को ऐसे करना है कि हम हाँ क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो क्रॉस तो आपको ऐसा है कि देखो वेक्टर फॉर्म में आपको याद रखना ही पड़ेगा। कभी क्रॉस रूल आपको परेशान कर रहा है तो आपका देखो राइट हैंड थंब रूल भी हो गया। तो मैं आपको राइट हैंड थंब रूल लिखवा दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे रूल्स होते हैं, सभी लिखने की जरूरत भी नहीं है। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we imagine the conductor is to be held in the grip of right hand so that thumb points in the direction of current, then curvature of fingers, curvature का मतलब कर्ल जो कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, then curvature of fingers around the conductor will represent the direction of magnetic field lines. Will represent the direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो आपको यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ बार बार पहली क्लास से कि इस चैप्टर में मेन है डायरेक्शन को समझना। डायरेक्शन निकालने के स्विमिंग रूल होंगे आपके, कॉर्क स्क्रू रूल हो गया, थंब रूल हो गया, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे आप आगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, बहुत सारे रूल्स है। बट जब आपको न्यूमेरिकल आता है बेटा तो उसमें ये थोड़ी ना पूछा जाएगा आपको कि आप राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालो। उन्होंने तो बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपको किसी एक तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप करना चाहोगे, और उससे आपको आंसर नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताइए, तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सर राइट हैंड थंब रूल से तो हमारा आंसर आ गया, तो इससे नहीं आ रहा था। मैं अभी बोलूंगा कि एक या दो रूल में आप परफेक्ट होइए। आप एक तो क्रॉस रूल को देखिए, इसके अलावा थंब रूल हो गया, कई जगह फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आसान रहता है, तो आप किसी एक का अकॉर्डिंग करिए। पाम रूल होता है, बहुत सारे रूल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको सब रूल में कंफ्यूज नहीं होना है, पता चला आधा इसका आधा उसका और पूरा ही गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए सर। अब देखो मैं आपको जनरलाइज कुछ क्वेश्चन जो आपके आते हैं मैं जनरल से बता रहा हूँ, उससे बाद में हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ किस किस टाइप के इसके देखो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ये नोट कर लिया हो तो बताना। यस सर। कोई रह तो नहीं गया? अब मेरी बात समझना, देखो सपोज ये कोई ट्राइंगल हो गया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बाद में विद वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। इसमें करंट दे दिए कि चलो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, उन्होंने बोला कि इसके जो सेंट्रोइड है उस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और सेंट्रोइड से वहां पर आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। 2:1 में डिवाइड होता है, याद है, a/√2 आती है, ठीक। फिर आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए बेटा। कौन कौन से एंगल्स पता होने चाहिए? देखो एंड ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए। फिर हमने डायरेक्शन दे दी। अच्छा डायरेक्शन के लिए बेटा बहुत आसान चीज है, यदि आपका क्लोज लूप बन रहा है तो डायरेक्शन में आप क्या करो, कहीं पर भी क्लोज लूप है तो अपनी फिंगर्स को कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां थंब पॉइंट करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ये देखो बेटा यहाँ करंट कैसा है आपका,
करंट की डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो, क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। क्या सभी में सेम डायरेक्शन में करंट है? सभी के वजह से इनवर्ड ही होगा। अब चाहे फिर आप आइडियल क्रॉस आर से निकालो आइडियल क्रॉस आर से, उससे आ रही है इनवर्ड की नहीं आ रही है? करो बेटा आइडियल क्रॉस आर। आइडियल क्रॉस आर देखो इनवर्ड आएगी हर से, आइडियल क्रॉस आर इनवर्ड आएगी, आइडियल क्रॉस आर इनवर्ड आएगी। तो सभी की वजह से मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद क्योंकि सभी सेम डायरेक्शन में बेटा डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि ये तो सिमेट्रिक फिगर हो गया, एक की वजह से निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाई चांस इसमें करंट नहीं होता सेम डायरेक्शन में तो क्या फर्क पड़ जाता? हमें ये थोड़ी बहुत देखना है करंट आया कहां से, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो आप एक इसकी वजह से देखा बेटा इनवर्ड है, इस वाले की वजह से देखा इनवर्ड है, इस वाले की वजह से देखा आउटवर्ड है, इनवर्ड इनवर्ड वाले ऐड हो जाएंगे और आउटवर्ड आपका अलग है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उस कम वाले को सेपरेट कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इसकी जगह कहीं पर आपको ये भी हो सकता है, रेक्टेंगल दिया हो, स्क्वायर दिया हो, आपको करंट दिया है, ठीक है, करंट दिया है, अब आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? बहुत आसान हो जाएगा। एक लिया, ये एंगल आपका ये 45 होता है, ये एंगल आपका 45 होता है, करंट आई हो गया, टोटल ये आपका क्या होता है? ए होता है, तो बेटा ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगी और आपको वैल्यूज गिवन होगी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी ये दिया जा सकता है कि बेटा एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2, इन्होंने बोला कि एक पॉइंट है जो कि कहीं यहाँ से x1 और यहाँ से x2 डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो बताओ I1 की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फटाफट। I1 की वजह से, मुझे डायरेक्शन पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ठीक है, B1 हमारी इनवर्ड हो गई। I2 की वजह से कैसी होगी? आउटवर्ड। तो जो ज्यादा होगी बेटा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, इनवर्ड वाली ज्यादा होगी तो B1 माइनस B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ जाएगी। और यदि B2 ज्यादा होगी तो बेटा B2 माइनस B1। जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो हम इनफाइनाइट वायर ही मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ नहीं गिवन है, इसका मतलब इनफाइनाइट वायर है। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आपको याद रखना हमेशा, μ0I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इनफाइनाइट वगैरह सबकी आपको रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसी से